वेलकम टू पार्ट सेकंड ऑफ आवर कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें हम क्लास 10th की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग को डील कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने श्रीलंका और बेल्जियम के ज्योग्राफिकल एंड एथनिक कंपोजिशन को स्टडी किया। इस चैप्टर को आगे और बेटर तरीके से समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट को और समझना पड़ेगा, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, जिसे हिंदी में बहुसंख्यवाद कहा जाता है। मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी देश में अगर किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको हम मेजॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं, और अगर किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है उसको हम माइनॉरिटी कम्युनिटी कहते हैं। मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यक एंड माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक। तो मेजॉरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है जो ये कहता है that the majority community should be rule a country in whichever way they want to rule, even by disregarding the wishes and the needs of minority। यानी कि अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी देश को अपने अकॉर्डिंगली चला रही है और जिसमें वो माइनॉरिटी की नीड्स, माइनॉरिटी की डिमांड्स को इग्नोर भी करता है, तो ये भी सही है। इसी बिलीफ को हम कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म, राइट। हिंदी में इसे हम बहुसंख्यवाद कहते हैं। बहुसंख्यवाद एक मान्यता है जिसके अनुसार बहुसंख्यक समुदाय मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है। इस क्रम में अगर वो चाहे तो माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की भी अवहेलना कर सकता है। अब समझते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट को, जिसको हम एथनिक कहते हैं, राइट। हिंदी में इसे एथनिक या जातीय भी कह दिया जाता है। एक्चुअली एक वर्ड होता है एथनिसिटी। अब एथनिसिटी होता क्या है, राइट। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। आप अपनी आंखें बंद करिए और जो मैं बोलूंगा उसको दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करिए, राइट। तो क्लोज योर आइज और इमेजिन करो अमेरिकन, इमेजिन करो चाइनीज, इमेजिन करो अफ्रीकन्स। तो जब आपने अमेरिकन इमेजिन करा होगा तो आपने गोरे लोगों के बारे में सोचा होगा। जब आपने अफ्रीकन्स को इमेजिन करा होगा तो आपने काले लोगों के बारे में सोचा होगा, और जब आपने चाइनीज को इमेजिन करा होगा तो आपने कुछ खास फेशियल स्ट्रक्चर वाले लोगों को इमेजिन करा होगा, राइट। इसी को हम कहते हैं एथनिसिटी, यानी कि अमेरिका में दिखने वाले लोग लगभग एक जैसे हैं, अफ्रीका में दिखने वाले लोग लगभग एक जैसे हैं, और चाइना में दिखने वाले लोग लगभग एक जैसे हैं, राइट। तो एक ही तरीके के कल्चर को, एक ही तरीके के फिजिकल फीचर्स को ऑब्टेन करने वाले जो कम्युनिटी होती है, उसी के लिए हम एथनिसिटी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमें एथनिक वर्ड के कल्चरल डायमेंशन को समझना है, राइट। तो अगर हम डिफाइन की बात करें तो एथनिक बेसिकली एक सोशल डिवीजन होता है जो शेयर्ड कल्चर के बेसिस पे किया जाता है, जिसमें पीपल belong to the same ethnic group, believe in their common descent because of similarity of physical type or of culture or both। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एथनिक वर्ड है ये बेसिकली एक सामाजिक विभाजन है जो अपनी संस्कृति के आधार पर किया जाता है, कि एक पर्टिकुलर टाइप के कल्चर को मानने वाले लोग अलग हैं, दूसरे पर्टिकुलर टाइप के कल्चर को मानने वाले लोग अलग हैं, राइट। ये मानता है कि किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य, उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। यानी कि अपने कॉमन डाइसेंट को देखते हैं, यानी कि इन सबके एंसेस्टर एक थे। आगे चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और वो हमारा टॉपिक है बेल्जियम में कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन। हमने बेल्जियम की ज्योग्राफिकल एंड एथनिक कंपोजिशन को स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि बेल्जियम में मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो डच स्पीकिंग है और माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच भाषी एंड डच भाषी लोग, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्या हुआ जिससे बेल्जियम में इस मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच टेंशन यानी कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तनाव, संघर्ष जैसी स्थितियां, जैसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं, राइट। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम छोटे छोटे 4 पॉइंट देखेंगे जो आपको ध्यान में रखना है और उसको समझते हुए एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में बना के लिखाना है, राइट। अगर हम बात करें कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, तो उसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि डच के कंपैरिजन में फ्रेंच जो माइनॉरिटी थे, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो 59% है और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन 40% है। तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा हुई? डच की, यानी कि डच क्या हुए? मेजॉरिटी, बहुसंख्यक, और पॉपुलेशन कम किसकी है? फ्रेंच की, 40%, यानी कि फ्रेंच क्या हुए? माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, राइट।
तो डचों की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम फ्रेंच माइनॉरिटी को देखें तो फ्रेंच माइनॉरिटी डचों के कंपैरिजन में ज्यादा रिच, जिसके पास पैसा आएगा उसके पास पावर भी आएगी, तो ज्यादा पावरफुल एंड ज्यादा वेल्दी है। इस बात को लेके डचों में थोड़ी सी डिससैटिस्फैक्शन है, उनके अंदर असंतोष है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा, सरकार बनाने में हमारी भागीदारी ज्यादा, हमारा पार्टिसिपेशन ज्यादा, लेकिन जो फ्रेंच माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो हमारे कंपैरिजन में ज्यादा रिच, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा वेल्दी है। यानी कि इन दोनों के बीच मेन रीजन अगर हम एक वर्ड में समझे तो वो क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो समय के साथ बढ़ती गई और इस वजह से डचों में जो डिससैटिस्फैक्शन था, जो असंतोष था, वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। राइट। तीसरा था स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस, यानी कि वर्चस्व या प्रभुत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा, कि बेल्जियम जो एक देश है उसमें आखिरकार किस कम्युनिटी का डोमिनेंस होगा, डच जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है या फ्रेंच जिनकी पॉपुलेशन तो ज्यादा नहीं लेकिन वो डचों के कंपैरिजन में ज्यादा रिच हैं, ज्यादा पावरफुल है। तो देश में डोमिनेंस किसका होगा, इस बात को लेकर भी दोनों कम्युनिटीज के बीच में स्ट्रगल देखा जाता है। एंड फोर्थ रीजन ये है कि बेल्जियम जिसमें 59% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग की है जो मेजॉरिटी में है और 40% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग की है जो माइनॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल ब्रुसेल्स में जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से चेंज होता हुआ नजर आता है। कैपिटल में मेजॉरिटी कम्युनिटी किसकी हो जाती है? फ्रेंच स्पीकिंग की, जिनकी पॉपुलेशन 80% है ब्रुसेल्स में, और उसी ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 20%। यानी कि जो पूरे देश में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी, और जो पूरे देश में फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में है वो कैपिटल में मेजॉरिटी फॉर्म कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मोटे मोटे रीजन है डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के, टेंशन के, तनाव के, संघर्ष के, जो आपको कॉपी में नोट डाउन करके अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख कर आ जाने हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच टेंशन आई, उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? राइट, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होता है। तो बेल्जियम में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जिस तरीके से निकाला उसी तरीके को हम क्या कहते हैं? बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के फीचर्स बताइए, तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके एज अ सॉल्यूशन क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, उसी को हम बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। तो कैसे सॉल्यूशन निकाला गया कॉन्फ्लिक्ट का जो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच था? तो सबसे पहला एक्सेप्ट किया गया कि रीजनल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हर जगह होती है और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसको एक्सेप्ट करा गया। रिकॉग्निशन ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, क्षेत्रीय अंतर तथा सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करा गया। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड भी किया जाता है। 1970 से 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया और उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन डाले गए ताकि ऐसी प्रॉब्लम फिर से ना आए, और आए तो उसका इजीली सॉल्यूशन निकल पाए। क्या करा गया? सबसे पहले यह डिसाइड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन जो ब्रुसेल्स में भी गवर्नमेंट बनेगी वहां पे इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे, यानी कि जितने मिनिस्टर होंगे डच के उतने ही मिनिस्टर होंगे फ्रेंच के। इससे किसी कम्युनिटी को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी कम्युनिटी के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है। राइट, जितने मिनिस्टर होंगे डच के उतने ही नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे फ्रेंच के, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर ब्रुसेल्स में जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें। इसके अलावा पहले स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट हुआ करती थी। राइट, इस सबऑर्डिनेशन, इस अधीनता को समाप्त किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। नाउ स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे डिसीजंस ले सकती है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए, शांतिपूर्ण समाधान के लिए। इसके अलावा एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, और उसको एम्पावर किया गया ताकि कम्युनिटी से रिलेटेड डिसीजंस को, एजुकेशन, लैंग्वेज से रिलेटेड डिसीजंस को बेटर तरीके से ले पाए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आगे इस तरीके से एमर्ज ना हो पाए। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच जो टेंशन था, राइवलरी थी, कॉन्फ्लिक्ट था, उसको समाप्त किया गया, खत्म किया गया, और इससे बेल्जियम में शांति आई। इसी को हम कहते हैं बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग ही तो हो रही है बेसिकली कि जितने मिनिस्टर होंगे डच के उतने मिनिस्टर होंगे फ्रेंच के, यानी कि जितनी पावर डच के पास उतनी पावर फ्रेंच के पास। राइट, इसी को हम बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग कहते
हैं।